तो देखिए, ये क्वेश्चन जो है ना, वो जून 2024 में आया हुआ है और व्याख्या के तौर पर एमएचडी 1 में पूछा गया है। ठीक है। प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो अवतरणों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। उसमें से मतलब आप लोगों का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें सारी चीजें बता दी जाती है कि कहाँ से कितने लिखने हैं। ठीक है। पहला प्रश्न आया था कि दिव मंडन तारक सयल सरमंडन कमलान जसमंडन नरभर सयल महिमंडन महिलानु महिलहि मंडन निपति ग्रीघ ग्रीघ कनक कति ललनानी तीही उपरि संजोगी धर रख्यो बली वानी। ठीक है। तो ये जो पंक्तियां दी गई है, मतलब पूरे बुक को ढूंढने के बाद भी पहली बार में मुझे ये पंक्तियां नहीं मिली थी कि ये पंक्तियां कहाँ से पूछी गई थी एमएचडी 1 में। ठीक है। बाद में जब मैंने फिर से बुक को देखना स्टार्ट किया तब मुझे पता चला कि जो पंक्तियां हैं वो जो हमारा पहला नंबर दिया हुआ है दोहा और क्या क्या लिखा हुआ है उसके साथ ही है। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सब कुछ लिख दिया है। देखिए, संदर्भ के तौर पर लिख सकते हैं हम लोग। अगर आप लोग इतना बड़ा संदर्भ नहीं लिखना चाहें तो छोटा करके भी लिख सकते हैं अपने आप। मैंने सब कुछ यहाँ पे मेंशन कर दिया है ताकि आप लोगों के लिए कोई दिक्कत ना हो। ठीक है। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक एमएचडी 1 में संकलित हिंदी काव्य विविधा जो बुक का नाम है उसी के अंतर्गत चंद्रवरदाई द्वारा रचित महाकाव्य पृथ्वीराज रासो से लिया गया है। ठीक है। यह पंक्ति उस समय का है जब पृथ्वीराज को संयोगिता के सौंदर्य के चर्चे ज्ञात होते हैं। तब कवि चंद्रवरदाई रानी संयोगिता की अनुपम शोभा का वर्णन करते हुए इस दोहे का प्रयोग करता है या फिर करते हैं। यह वर्णन केवल नायिका के रूप संपन्नता की चर्चा नहीं बल्कि उसकी दिव्य सृजन और दुर्लभता का बोध कराता है। चंद्रवरदाई के अनुसार यह सौंदर्य पृथ्वी स्वर्ग और मानव जगत के समस्त सौंदर्य से बढ़कर है जिसे विधाता ने विशेष संयोग से रचा है। मतलब ये पंक्ति उस समय की है जब पृथ्वीराज को जो उनकी रानी थी संयोगिता उनके रूप रंग के बारे में पता चलता है, जो कि कवि थे उस समय के चंद्रवरदाई ने जब संयोगिता की सौंदर्य का वर्णन किया उसी समय का है। ठीक है। कहते हैं कि ये सौंदर्य जो है वो पृथ्वी स्वर्ग और मानव जगत के समस्त सौंदर्य से बढ़कर है जिसे विधाता ने विशेष संयोग से रचा है। प्रसंग में हम लोग लिख सकते हैं कि जयचंद की पुत्री थी संयोगिता। ठीक है। तो जयचंद की पुत्री संयोगिता रूपवती गुणवती और अत्यंत आकर्षक नारी थी। उसका रूप केवल बाहरी बाह्य नहीं था। ठीक है। उसका रूप केवल बाह्य नहीं, बाह्य का मतलब होता है बाहरी, तो केवल बाह्य नहीं बल्कि एक दिव्य क्रांति से युक्त था। जब पृथ्वीराज के दरबार में उसके सौंदर्य की चर्चा होती है तब कवि उसकी शोभा का वर्णन करते हुए यह दोहा कहता है। तब जो मतलब पृथ्वीराज के दरबार में संयोगिता के रूप रंग का वर्णन होता है तब जो कवि होता है चंद्रवरदाई वो उसकी शोभा का वर्णन करते हैं और ये दोहा कहते हैं, जिसमें बताया गया है कि कैसे संयोगिता ने प्रकृति स्वर्ग पुरुष और नारी सभी की शोभा को पीछे छोड़ दिया है। ठीक है। तो आइए अब हम लोग इसकी व्याख्या को देखते हैं। तो यहाँ पर स्वर्ग और प्रकृति की शोभा के साथ तुलना किया गया है कि दिवमंडन तारक सयल सरमंडन कमलान। तो व्याख्या को समझने से पहले हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा नीचे आएंगे। ठीक है। थोड़ा नीचे आकर हम लोग इसका शब्दार्थ एक बार देख लेंगे। अगर इसके शब्दार्थ हम लोग देख लेंगे तो बाकी चीजें हमारे लिए आसान हो जाएंगी। ठीक है। देखिए, दिवमंडन मतलब स्वर्ग का श्रृंगार, तारक सयल मतलब सभी तारे, सरमंडन मतलब सरोवर का श्रृंगार, कमलान मतलब कमल, जसमंडन मतलब यश का श्रृंगार, नरभर सयल मतलब सभी श्रेष्ठ पुरुष, महिमान मंडन मतलब पृथ्वी का श्रृंगार, महिलानु मतलब स्त्रियां, महिलई मंडन मतलब स्त्रियों का श्रृंगार। ठीक है। निपति गृह कनक कतिक ललनानी। ठीक है। तो राजा के महल की सोने सी देह वाली स्त्रियां, तीही ऊपरी मतलब उन सबसे ऊपर, संयोगी मतलब संयोग से,
धर रख्यो वलीवानी मतलब विधाता ने जिस नारी को धरती पर रचा वो वली वाणी संयोगिता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर इसके शब्दार्थ को देख लिया है। अब हम लोग बात करेंगे इसकी व्याख्या की। ठीक है, देखिए हाँ, पहला नंबर है स्वर्ग और प्रकृति की शोभा से मतलब यहाँ पे तुलना की गई है। तो मैंने यहाँ पे इसको शॉर्ट एक पॉइंट में लिख के रखा था कि इस लाइन से किस विषय में बात हो रही है, ताकि आप लोगों को ये समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखिए कवि कहता है कि दिव्यमंडन तारक सयल सरमंडन कमलान का मतलब है कि कवि कहता है कि जैसे स्वर्ग का सौंदर्य तारों से है और सरोवर की शोभा उसमें खिले हुए कमलों से होती है। इतनी बात तो आप लोगों को समझ में आ गई। ठीक वैसे ही यह नारी जो है संयोगिता उन सब सौंदर्यों से कहीं अधिक सुंदर है। यहाँ चंद्रवरदाई ने सृष्टि के दो अत्यंत रमणीय तत्वों स्वर्ग और प्रकृति को सौंदर्य के आधार रूप में लिया और ये कहा कि संयोगिता इनसे भी श्रेष्ठ है। ठीक है, मतलब जिस तरह से स्वर्ग का सौंदर्य तारों से होता है और सरोवर जो होता है उसकी जो सौंदर्य होता है उसमें खिले कमल से, तो यहाँ पर संयोगिता के सौंदर्यता का वर्णन करते हुए कवि चंद्रवरदाई ने क्या कहा है कि स्वर्ग और प्रकृति से बढ़कर भी सौंदर्य मतलब सुंदर कहा है किसको, संयोगिता को। ठीक है, देखिए उसके बाद है यश और पृथ्वी के सौंदर्य का तत्व है। अब यहाँ पर यश और पृथ्वी के सौंदर्य का तत्व दिया गया है। इसमें लाइन है जस मंडन नरभर शयर महिमंडन महिलानो, मतलब जैसे पुरुष समाज के यश को बढ़ाते हैं और स्त्रियां पृथ्वी की शोभा बढ़ाती हैं, वैसे ही यह नायिका उन सभी का मंडन यानी आभूषण है। इसका अर्थ है कि यदि पुरुष यशस्वी बनते हैं और स्त्रियां पृथ्वी का श्रृंगार करती हैं तो संयोगिता उन सभी में सर्वोपरि है। वह यश से, शोभा से और सौंदर्य से परिपूर्ण नायिका है। ठीक है, समझ में आया? मतलब जिस तरह से पुरुष जो होते हैं वो समाज वर्ग में अपना यश बढ़ाते हैं, जो स्त्रियां होती हैं वो अपनी शोभ श्रृंगार करती हैं, तो इन दोनों से ऊपर भी संयोगिता है। इन दोनों को पीछे छोड़ती हुई संयोगिता जो है वो आगे निकल जाती है। ठीक है, तीसरा नंबर है राजमहलों की स्त्रियां भी गौण हैं। देखिए महिलहि मंडन निपति गृह कनककति ललनानी, मतलब कवि कहता है कि महिलाओं की शोभा तो राजमहलों की सुंदरियां होती हैं। कवि कहता है कि जो महिलाओं की शोभा जो होती है वो राजमहलों की सुंदरियां होती हैं, जिनके शरीर सोने के समान दीप्त होते हैं, अर्थात वे भी सुंदरता की चरम अभिव्यक्ति मानी जाती हैं, लेकिन वे भी संयोगिता के आगे फीकी हैं। यहाँ कनक कांति यानी स्वर्ण से भी आभा वाली स्त्रियों का उल्लेख उस समय के आदर्श सौंदर्य बोध को दर्शाता है। मतलब सोने की अगर बात हो रही है कि सोने से भी अगर सुंदर कोई स्त्री है तो वो उस समय के मतलब सौंदर्य को ही दिखाया जाता था, सोने का उदाहरण लेकर। ठीक है, आगे है विधाता की विशेष सृष्टि, जिसमें लिखा गया है कि तीही ऊपरी संजोगी धर रख्यो वलीवानी, मतलब इन सभी से ऊपर एक विशेष संयोग से विधाता ने जिस नारी को धरती पर रचा है वह है संयोगिता। मतलब वली यानी अर्थात सुशील, सुंदर, विदुषी और तेजस्विनी नारी। संयोगिता जो थी एक दिव्य कृपा का परिणाम है। यह पंक्ति न केवल सौंदर्य का चरम चित्र है बल्कि इस बात की ओर संकेत करती है कि संयोगिता विधाता की सबसे श्रेष्ठ रचना है। किनके अनुसार? कवि चंद्रवरदाई के अनुसार। इन्होंने मतलब बहुत ही आकर्षक और सौंदर्य से भरी हुई नारी का यहाँ पे जिक्र किया जो कि संयोगिता थी, पृथ्वीराज की मतलब पत्नी बनी थी। ठीक है, काव्यगत विशेषताएं की बात करें तो देखिए उपमा अलंकार लिया गया है, श्रृंगार की प्रधानता है, समीकरण शैली है और भव्यता और ओज से भरा हुआ है। मतलब पूरे दोहे में उपमाओं का अत्यंत सुंदर प्रयोग हुआ है। मतलब उपमा मतलब किसी न किसी से तुलना किया गया है उस नारी का। ठीक है, जैसे तारों, कमलों, राजमहलों की रमणियों से तुलना की गई है। श्रृंगार रस की प्रधानता है, मतलब नारी सौंदर्य का अत्यंत भावुक और लालित्यपूर्ण और प्रभावशाली चित्रण है। समीकरण शैली में कवि ने विभिन्न स्तरों के सौंदर्य प्रतीकों का एकत्रीकरण कर एक सर्वोच्च नारी सत्ता मतलब संयोगिता की स्थापना की है। भव्यता और ओज से बता हुआ, देखिए भाषा में ओज और गरिमा है,
जो पृथ्वीराज जैसे वीर के लिए उपयुक्त नायिका के रूप में दर्शाता है। मतलब पृथ्वीराज जिस तरह से वीर था, या फिर पृथ्वीराज जिस तरह से वीर इंसान थे, राजा थे, संयोगिता भी उसी प्रकार की सुंदरता रखने वाली एक नारी थी। तो निष्कर्ष के तौर पर हम लोग यही बोलेंगे कि यह दोहा जो दिया गया है संयोगिता के सौंदर्य का अद्वितीय एवं और अनुपम चित्रण है, जिसे कवि ने समस्त सृष्टि की सुंदरता को संयोगिता में समाहित दिखाकर प्रस्तुत किया है। मतलब सृष्टि की पूरी समस्त सृष्टि की जितनी भी सुंदर चीजें हैं सभी को संयोगिता में ही कवि ने दिखा दिया है। पृथ्वी हो, स्वर्ग हो, सोना हो, जो भी चीजें हैं। तो यह केवल नायिका वर्णन नहीं है, बल्कि एक नारी के रूप में ईश्वर की सर्वोत्तम रचना का बोध कराया गया है। इस दोहे से यह भी सिद्ध होता है कि पृथ्वीराज और संयोगिता का प्रेम केवल शारीरिक आकर्षण पर नहीं था, बल्कि सौंदर्य, गरिमा और दिव्यता पर आधारित है। मतलब पृथ्वीराज और संयोगिता का जो प्रेम प्रेम मतलब है, ठीक है, प्रेम, उन दोनों के बीच जो प्रेम था उसमें केवल शारीरिक आकर्षण पर प्रेम नहीं हुआ था, बल्कि सौंदर्य था, गरिमा था और दिव्यता पर भी आधारित था। तो चंद्रबरदाई की काव्य दृष्टि यहाँ एक चोटी पर पहुंचती है, जहां शब्द, अलंकार और भावना का अद्भुत संयोग होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।